हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कोलिजन। कोलिजन क्या होता है? जैसे आप आम भाषा में भी सुनते हो, कोई चीज एक दूसरी चीज के साथ जब टकरा जाती है तो उसको बोलते हैं कोलिजन। और ये जो टकराने का जो प्रोसीजर होता है, ये छोटे से लेकर बड़े किसी भी फिनोमेना में हो सकता है। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम या इलेक्ट्रॉन से टकराता है, दैट इज आल्सो कोलिजन। एक स्मॉल बॉडी दूसरी बॉडी से किसी से टकराती, जैसे आप कंचे खेलते हो, उसमें एक कंचा दूसरे कंचे के साथ टकरा जाता है, दैट इज आल्सो कोलिजन। एक ट्रक एक किसी गाड़ी से टकरा जाता है, वो भी एक कोलिजन है। सौरमंडल में हमारे एक ग्रह दूसरे ग्रह से टकरा जाता है, वो भी एक कोलिजन है। इन सब में एक चीज तो कॉमन है कोलिजन में, कि ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स जो होता है वो अप्लाई करता है एक बॉडी दूसरी के ऊपर और दूसरी पहले वाली के ऊपर इन ए वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। तो इस तरह का जो फिनोमिना है जहां पे बहुत ज्यादा फोर्स लगता है, एक बॉडी दूसरी के ऊपर लगाती है और बहुत कम टाइम में लगाती है, उसको हम बोलते हैं कोलिजन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोलिजन इज huge amount of force in very small time interval। अब इस प्रोसीजर में क्या होता है कोलिजन में, कि एक बॉडी जब दूसरी बॉडी से टकराती है, उसमें यह भी हो सकता है कि जैसे ए बॉडी है, एक दूसरी बॉडी है, ये जब ये एक दूसरे से टकराएंगे, ये टकरा गए, तो फिर ये जो बॉडी, ये मान लिया ए थी, ये बी थी, ये ए है, ये बी है। टकराने के बाद फिर क्या होगा, ये ए बॉडी इधर से इधर आ जाएगी, यहाँ पे आ गई मान लिया, और ये जो बी बॉडी है यहाँ से ये उधर चली जाएगी, मान लिया ये चली गई। तो इनिशियली जब ये चले, इसका मास मान लिया m1 है, इसका मास m2 है। इसी तरीके से जब ये टकराएंगे तो पहले जो इनकी वेलोसिटी इधर थी, इसकी u1 इधर थी, इसकी u2 इधर थी, मान लिया इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी। टकराने के बाद जो इनकी फाइनल वेलोसिटी होगी, मान लिया ये v1 है और ये v2 है, इसको सॉरी मैं यहां लिख देता हूं, v1 v2। तो अब दो सिचुएशन हो सकती हैं कि ये जो वेलोसिटी है v1 और v2 टकराने के बाद, हो सकता है कोई लॉस ना हो। टोटल एनर्जी जो पहले इनकी, टोटल एनर्जी का मतलब ये काइनेटिक एनर्जी, हो सकता है कि पहले जितनी थी उतनी ही टोटल सम जो है बाद में भी उतनी ही रही। एक की घट जाए तो हो सकता है दूसरी की उतनी ही बढ़ जाए, एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा ये पॉसिबिलिटी है कि टकराने के बाद एक दूसरे के साथ हो सकता है कि ये एक दूसरे से दूर जाए ही नहीं, ये भी पॉसिबल है। ये दूर जाए तो इतना तो जाए कि कुछ तो चले टकराने के बाद, लेकिन जितनी तेजी से ये एक दूसरे के पास आ रहे थे उतनी तेजी से ये एक दूसरे के पास से दूर ना जाए। मतलब जैसे एक ट्रक है और एक कार है, वो दोनों चल के आते हैं, दोनों मान लिया ट्रक जो है वो 60 की स्पीड से आता है, कार जो है मान लिया 100 की स्पीड से आती है। जैसे ही वो सड़क पे एक दूसरे से टकराते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो एक दूसरे से टकराने के बाद भी 60 और 100 की स्पीड से स्प्लिट हो जाएं। हो सकता है वो स्प्लिट हो, दूर दूर जाएं, वेलोसिटी भी हो, लेकिन इतनी ज्यादा ना हो। टकराने के बाद उनके बीच में एक की 30 रह जाए, दूसरे की 50 रह जाए, ये भी पॉसिबल है। दूसरी बात, एक कंचा जो आप खेलते हो, एक कंचे से दूसरे कंचे को जब आप मारते हो, टकराने के बाद वो कंचा जो बैक आता है, हो सकता है वो सेम वेलोसिटी से भी आ जाए। तो दोनों पॉसिबिलिटी हैं। तो इस तरह के कोलिजन को हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं। एक तो होता है इलास्टिक कोलिजन, दूसरा होता है इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि एक बॉडी दूसरी से जब टकराती है तो फिर वो जो वेलोसिटी है आफ्टर द कोलिजन, वो जो है सेम रहती है, और उसमें क्या होता है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन ऑलवेज रिमेन्स सेम आफ्टर कोलिजन आल्सो। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी अगर सेम रहती है तो उस कैटेगरी में हम बोलते हैं दिस इज इलास्टिक कोलिजन। और ये जो है एक आइडियल कंडीशन है, उसका नाम है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। दूसरी सिचुएशन ये है कि टकराने के बाद उनकी वेलोसिटी जो है उतनी नहीं है, कम हो गई, वो बन जाता है इन इलास्टिक कोलिजन। तो इन इलास्टिक कोलिजन परफेक्ट कब होगा? वो परफेक्ट तब होता है जब वो टकराने के बाद बिल्कुल ही नहीं चले, एक दूसरे के साथ चिपक गए, उन दोनों की वेलोसिटी जो है कॉमन वेलोसिटी बन गई, वो कॉमन एक दूसरे के साथ जुड़ गए, दैट इज नोन एज इन इलास्टिक कोलिजन। मतलब उनकी रिलेटिव वेलोसिटी बाद में कुछ भी नहीं है, तो
तो वो है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो ये इलास्टिक और इनइलास्टिक दो कैटेगरी बन जाती हैं। इन दोनों में एक चीज आप भी कॉमन है, अगर कोलिजन है तो टोटल लीनियर मोमेंटम जो है जितना पहले था उतना ही बाद में होगा। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जितनी पहले थी उतनी ही बाद में होगी, क्योंकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कल ही हमने डिस्कस किया है कि टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। एक से दूसरे में कन्वर्ट तो हो सकती है लेकिन टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब यहाँ पे जो कोलिजन है दिस इज आल्सो ए आइसोलेटेड सिस्टम, क्योंकि एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रही है या दूसरी पहले वाली के ऊपर लगा रही है, किसी तीसरी का तो इनके बीच में इंटरेक्शन नहीं है। अगर कोई 3, 4, 5 बॉडी मिलकर भी एक दूसरे के साथ कोलिजन करती हैं तो उन सबको हम एक सिस्टम के अंदर मान लेते हैं। कोई एक्सटर्नल एजेंट ऐसा नहीं है कि उनमें से फोर्स को ले रहा है या उनके ऊपर फोर्स दे रहा है। तो ये जो पूरा कोलिजन जो एक फिनोमिना है दिस इज ए आइसोलेटेड सिस्टम, ये पूरे आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर होता है। उसमें टोटल एनर्जी और टोटल लीनियर मोमेंटम चाहे वो इलास्टिक है चाहे वो इनइलास्टिक है वो सेम रहता है। हाँ, काइनेटिक एनर्जी अगर टोटल जितनी इनिशियल पहले थी उतनी ही अगर बाद में है टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो हम उसका नाम दे देते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। दूसरा, अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी जितनी पहले थी उतनी बाद में नहीं है दोनों बॉडी की मिला के, तो उसको दे देते हैं नाम इन इलास्टिक कोलिजन। और इन इलास्टिक में जो परफेक्ट जो कंडीशन है, परफेक्टली इन इलास्टिक कंडीशन, वो है कि जो फाइनल में रिलेटिव वेलोसिटी है वो बिल्कुल जीरो हो जाए। तो ये इलास्टिक इन इलास्टिक ये सब के बारे में डिसाइड करने के लिए एक पैरामीटर होता है जिसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस। तो हम उसकी बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमें सारा इस बारे में नॉलेज देगा कि परफेक्टली इलास्टिक कौन है, परफेक्टली इनइलास्टिक कौन है। कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस, इसको रेस्टिट्यूशन भी बोलते हैं, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसको स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। और ये स्मॉल ई कैसे निकालेंगे हम लोग, इसको ऐसे निकालेंगे, मान लिया एक बॉडी है इसका नाम ए है, दूसरी बॉडी है इसका नाम बी है, ये इसकी तरफ इनिशियल वेलोसिटी u1 से आ रही थी और इसका मास जो है m1 है, ये इसकी तरफ इनिशियल वेलोसिटी u2 से आ रही थी और इसका मास m2 है। जब ये कोलाइड करेंगे एक दूसरे के साथ तो कोलिजन के बाद फिर इनकी वेलोसिटी कुछ और होगी। मान लिया इस ए की जो वेलोसिटी है आफ्टर द कोलिजन फाइनल वेलोसिटी वो v1 है और इस बी की आफ्टर द कोलिजन जो वेलोसिटी है वो v2 है। तो ये कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस या कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को ऐसे डिफाइन किया गया है, दिस इज द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन टू द रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच का मतलब क्या है कि ये एक दूसरे के पास जा रहे थे, तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर अप्रोच या सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच सिंपल। और ये है रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। तो ये अगर इनको हम निकालना चाहें मैथमेटिकली तो कैसे निकाल सकते हैं, इस ई की वैल्यू को ऐसे निकाल सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन का मतलब क्या है, जब कोलिजन हो गया तो रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या बन जाएगी, v2 माइनस v1, मतलब वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। और रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन क्या होगी, ये इसकी तरफ जा रहा था ये इसकी तरफ जा रहा था, तो ये होगी u1 माइनस u2। यहाँ पे ये ध्यान देना, ये जो मैंने आफ्टर कोलिजन लिखी है ये मैंने लिखी है वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a, और ये जो मैंने लिखी है बिफोर कोलिजन इसको मैंने लिखा है वेलोसिटी ऑफ 1 वेलोसिटी ऑफ 2। इसको लिखने का सिर्फ एक ही कारण है, जब ये आए थे तो इनकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरीके से थी और जब ये गए हैं तो इनकी
डायरेक्शन अपोजिट है, इसकी भी अपोजिट है, इसकी भी अपोजिट है, तो हमें किसी एक को तो चेंज करना पड़ेगा। या तो हम इसको u2 माइनस u1 डिवाइडेड बाई v1 माइनस सॉरी या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाई u2 माइनस u1, या फिर इसको उल्टा लिख सकते हैं कि v जैसे मैंने लिखा है v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की चेंज हो जाती है। तो इसलिए या तो आप इधर जाने वाली से शुरुआत करो, इधर जाने वाली से शुरुआत करोगे तो इसको इधर लिखने के लिए माइनस लगाना पड़ेगा, वो डायरेक्ट मैंने इसको क्या कर दिया v2 माइनस v1 लिख दिया। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस या कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। दिस इज ए पैरामीटर या फैक्टर विच विल डिफाइन अबाउट द कोलिजन। ये हमारे को इंफॉर्मेशन देगा कि हमारा कोलिजन जो है वो इलास्टिक है या इनइलास्टिक है, या परफेक्टली इलास्टिक है या परफेक्टली इनइलास्टिक है। तो इसमें मैं बता देता हूं आपको परफेक्टली इलास्टिक का क्या मतलब है। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है कि जितनी टोटल एनर्जी या टोटल काइनेटिक एनर्जी पहले थी उतनी ही बाद में, जितनी रिलेटिव वेलोसिटी के साथ ये एक दूसरे के पास आ रहे थे उतनी ही रिलेटिव वेलोसिटी के साथ ये एक दूसरे से दूर जाएं। तो इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर एंड रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर, वो दोनों अगर सेम हो तो ये दोनों फैक्टर जो है सेम हो जाएंगे, और अगर ये दोनों फैक्टर सेम हो जाएंगे तो फिर इसका मतलब क्या होगा, दोनों का रेशियो 1 हो जाएगा। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के केस में ई की वैल्यू क्या बन जाएगी, फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ई की वैल्यू बन जाएगी 1। क्यों बन जाएगी, क्योंकि जितनी रिलेटिव वेलोसिटी पहले होगी उतनी ही रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन भी होगी। और ये दो किस किस के रेशियो हैं, ये रिलेटिव वेलोसिटी का ही तो रेशियो है, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, तो ये दोनों सेम होंगे तो ई की वैल्यू बन जाएगी 1। एंड दिस इज फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। और अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, उस सिचुएशन में क्या होगा, अगर परफेक्ट वर्ड मैंने बोल दिया तो हम इनइलास्टिक किसको बोलते हैं, इनइलास्टिक हम उसको बोलते हैं कि इन दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी, इलास्टिक में तो ये दोनों जो है सेम उतना ही है जितना इतना है, इसके जितनी पहले थी, और इनइलास्टिक उसको बोलते हैं जो ये कम होते जाती है एक दूसरे से टकराने के बाद, और वो कम होते होते इतनी कम हो जाए कि इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी आपस में 0 बन जाए, मतलब ये दोनों सेम वेलोसिटी से चलने लगे, ये इसके साथ बिल्कुल चिप जाए, ये छोड़े ही ना इसको, और ये दोनों एक साथ चले, इधर जाए या उधर जाए डजंट मैटर, लेकिन दोनों की वेलोसिटी जो है वो सेम बन जाए, उसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो उस सिचुएशन में v2 भी उतना ही और v1 भी उतना ही, तो v2 माइनस v1 क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो परफेक्टली इनइलास्टिक के केस में ई की वैल्यू जो है वो 0 होती है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या रेजोल्यूशन की वैल्यू 1 होती है इन केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। अब इलास्टिक और इनइलास्टिक के बारे में हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, फिर वहां देखेंगे कि ई की वैल्यू 1 आती है या नहीं आती है, ई की वैल्यू 0 का क्या मतलब है, 1 का क्या मतलब है। तो अब हम कोलिजन को 4 केस में डिवाइड करेंगे और उनको 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन थी कोलिजन के बारे में। सबसे पहले इलास्टिक एंड इनइलास्टिक, ये दो कोलिजन बन गए, मैं पूरा लिख देता हूं, इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन। ये जो इलास्टिक कोलिजन है फिर ये 1 डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन एंड 2 डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन, और ये जो है ये भी सेम 1 डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन, 2 डायमेंशनल इनइलास्टिक कोलिजन एंड 2 डायमेंशनल इनइलास्टिक कोलिजन। तो ये 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल मैं अच्छे से बताऊंगा इसका क्या मतलब है। तो इलास्टिक और इनइलास्टिक ये अलग अलग क्या चीज है हम समझ गए। इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कोलिजन होता है।
दूसरा इन दोनों में कॉमन क्या है, टोटल लीनियर मोमेंटम यहाँ पे भी सेम रहेगा, कंजर्व रहेगा, जितना पहले उतना ही बाद में। टोटल लीनियर मोमेंटम यहाँ पर भी सेम रहेगा। टोटल एनर्जी का जो प्रिंसिपल है, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, वो यहाँ पर भी सेम रहेगी, यहाँ पर भी सेम रहेगी। तीसरी बात, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, इस केस में तो सेम रहेगी और इस केस में सेम नहीं रहेगी। ये थर्ड जो कंडीशन है वो यहाँ पे इन दोनों में अलग अलग है। अब हम ये सारे स्टेप फॉलो करेंगे। तो पहले तो हम कोलिजन की इन दोनों की प्रॉपर्टी बता देते हैं, जो मैंने अभी बताई उनको मैं लिख देता हूं। टोटल लीनियर मोमेंटम रिमेन्स सेम। रिमेन्स सेम का मतलब है कि बिफोर कोलिजन जितना है उतना ही आफ्टर कोलिजन। सेकंड कंडीशन, अच्छा सर ये फर्स्ट कंडीशन, इसमें भी सेम वैलिड है। टोटल लीनियर मोमेंटम रिमेन्स सेम। दूसरी कंडीशन है टोटल एनर्जी, टीई लिख दिया मैंने, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड या रिमेन्स सेम, दोनों का एक ही मतलब है, जितनी बिफोर कोलिजन है उतनी ही आफ्टर कोलिजन। दूसरी कंडीशन यहां पे भी वैलिड है, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, जितनी बिफोर कोलिजन है उतनी ही आफ्टर कोलिजन है। थर्ड कंडीशन, टोटल काइनेटिक एनर्जी, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड इन द केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन, लेकिन टोटल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कंजर्व्ड नहीं है, जितनी पहले थी उतनी बाद में नहीं है, तो ये कंडीशन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो दीज आर सम कॉमन एंड डिफरेंट या डिफरेंस बिटवीन द इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। ये दो पॉइंट कॉमन है और तीसरा पॉइंट जो है अनकॉमन या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। अब हम वन बाय वन फर्स्ट से लेके ऐसे ये चारों केसेस की स्टडी करेंगे, फिर देखते हैं वहां पे और अच्छे से इलास्टिसिटी या इलास्टिक कोलिजन के, इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में पूरा डिफरेंस हमें मालूम चलेगा। तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या निकलता है। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन का क्या मतलब है, पहले तो ये सीखो। ये जो हमने एक एक्सिस के अलोंग, एक डायमेंशन के अलोंग जो लाइन खींच दी, ये रिप्रेजेंट करती है एक डायमेंशन को। अगर दो बॉडी है, यहां से एक शुरू हुई, यहां से एक शुरू हुई, इसी लाइन पे ये एक दूसरे से टकराई, मान लिया ये इस पॉइंट पे आके टकराई, उसके बाद ये टकराने के बाद ऐसा नहीं कि एक इधर चली गई या एक इधर चली गई, दोनों टकराने के बाद अगर इसी लाइन पे वापस चली गई, एक यहां आ गई एक यहां आ गई, तो दिस इज नोन एज वन डायमेंशनल कोलिजन। मतलब जिस लाइन पे ये बिफोर कोलिजन थी उसी लाइन पे ये आफ्टर कोलिजन भी चलती हैं, दैट इज नोन एज वन डायमेंशनल कोलिजन। अब ये इलास्टिक का क्या मतलब है, फिर वो परफेक्टली इलास्टिक है या नहीं है वो हम प्रूफ करेंगे, उसको हम देखते हैं, क्योंकि हमने ये सीख लिया परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या है, वहां कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस 1 होता है या रेस्टिट्यूशन 1 होता है, तो वो करके देखें कि होता है या नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स, देयर आर टू बॉडी, वन इज ए वन इज बी। मान लिया दो बॉडी है, एक ए है और एक बी है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 है। जब ये एक दूसरे से टकराएंगी, मान लिया ये यहां पे टकराती है, तो मास तो कोई चेंज नहीं होने वाला है। आफ्टर कोलिजन ये इधर आ जाएगी बॉडी ए और ये इधर चली जाएगी बॉडी बी। तो आफ्टर कोलिजन में ये मानता हूं कि इसकी वेलोसिटी बॉडी ए की v1 है और इसकी वेलोसिटी v2 है और मास में कोई भी चेंज नहीं है। अब हम सबसे पहले अप्लाई करते हैं फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन ये क्या कहती है कि इन द इलास्टिक कोलिजन टोटल लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। इट मींस जितना पहले कोलिजन लीनियर मोमेंटम है उतना ही बाद में। तो फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करते हैं, टोटल लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो लीनियर मोमेंटम का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी।
तो टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन मतलब इन दोनों का निकाल लो। इसका तो बनेगा m1u1, इसका बनेगा m2u2, टोटल निकालना तो दोनों को जोड़ दो। तो m1u1 प्लस m2u2। इसी तरीके से इनका अगर दोनों का निकालना तो क्या करेंगे, इसका लीनियर मोमेंटम प्लस इसका लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो m1v1 प्लस m2v2 और दोनों को जोड़ दो तो m1v1 प्लस m2v2। तो फर्स्ट कंडीशन हमने अप्लाई कर दी। सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो अप्लाई टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, ये हमारी स्कीम लगाते हैं, इसके ऊपर कंडीशन लगाते हैं। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ m1u1 का स्क्वायर, इसकी कितनी हो जाएगी, हाफ m2u2 का स्क्वायर। और टोटल निकालनी है तो ये इनिशियल कंडीशन है और ये फाइनल कंडीशन है। तो टोटल निकालनी है तो इसकी भी निकाल लो और इसकी भी निकाल लो, दोनों का सम कर दो। तो हाफ m1u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, फाइनल निकालनी है, फाइनल इसकी हाफ m1v1 का स्क्वायर, इसकी हाफ m2v2 का स्क्वायर, दोनों का सम कर दो। हाफ m1v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 का स्क्वायर। अब यहां से हम निकाल के देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ रिजोल्यूशन या रेस्टिट्यूशन कितना आता है, और वो जो आता है वो परफेक्टली इलास्टिक को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता है। तो मैं क्या करता हूं, ये 1/2 दोनों तरफ है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूं। यहां से m1 की टर्म एक तरफ कर लेता हूं और m2 की टर्म एक तरफ कर लेता हूं। तो मैं लिखता हूं इसको ऐसे, ये m1u1 का स्क्वायर है, ये m1v1 का स्क्वायर है, ये इधर आ जाएगा m1v1 का स्क्वायर, ये m2v2 का स्क्वायर है, और ये जो m2u2 का स्क्वायर है ये उधर चला जाएगा। यहां से मैं क्या करता हूं, m1 कॉमन ले लेता हूं, तो ये क्या बचेगा, u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, और ये क्या बचेगा, v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं, ये जो इक्वेशन फर्स्ट आई थी इसमें भी ऐसा ही करता हूं, ये m1 कॉमन ले लेता हूं तो ये इधर आ जाएगा और ये m2u2 उधर ले जाता हूं। तो मैं इसको इजी बनाने की या धीरे धीरे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं। तो फ्रॉम द इक्वेशन 1 m1u1 माइनस m1v1 इज इक्वल टू v2 माइनस m2u2। अब इसमें m1 कॉमन ले लो तो क्या बनेगा, u1 माइनस v1 इज इक्वल टू, इसमें m2 कॉमन ले लो तो क्या बनेगा, v2 माइनस u2। अब हम क्या करते हैं, मान लिया ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 है, और ये जो नई इक्वेशन आई है ये 3 आ गई। अब इक्वेशन 2 को 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो इसकी लेफ्ट साइड के नीचे इसकी लेफ्ट साइड, इसकी राइट के नीचे इसकी राइट साइड, तो ये आ जाएगा m1 u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर, और इसके नीचे इसकी लेफ्ट साइड m1 u1 माइनस v1, और इसकी राइट साइड के नीचे इसकी राइट साइड m2 v2 माइनस u2। अब इसमें m1 कैंसिल हो जाएगा और ये m2 कैंसिल हो जाएगा। ये u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, u1 माइनस v1 प्लस u2 प्लस v2। तो मैं इसको लिख के दिखाता हूं, u1 माइनस v1 u1 प्लस v1, और नीचे वाली टर्म एज इट इज, इसको क्या लिख सकते हैं, v2 माइनस u2 v2 प्लस u2 डिवाइडेड बाई v2 माइनस u2। अब यहां पर u1 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस v1 कैंसिल हो गया, v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाई v2 माइनस u2 कैंसिल हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, u1 माइनस v1 सॉरी प्लस v1 जो अभी बच गया, और उधर v2 प्लस u2। यहां से अब हमारे को कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस निकालना है। कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस लाने की मैं धीरे धीरे कोशिश करता हूं। तो कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस लाने की अगर मुझे कोशिश करनी है तो क्या करता हूं मैं,
इनिशियल वेलोसिटी को एक तरफ लिख लेता हूं और फाइनल वेलोसिटी को एक तरफ लिख लेता हूं। तो ये u1, इसको इधर ले आओ, माइनस u2 इज इक्वल टू क्या बन गया, v2 माइनस v1। फिर मैं क्या करता हूं, u1 माइनस u2 डिवाइडेड बाई v2 माइनस v1। उसको अगर इधर ले आएंगे तो उधर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो अब देखो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या रेजिलियंस को हमने क्या डिफाइन किया था, हमने ये डिफाइन किया था, दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, और नीचे लिखा था रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। फिर मैंने लिखा था रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन को u1 माइनस u2, और रिलेटिव वेलोसिटी, ये मैं गलत लिख गया, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन और ये बिफोर कोलिजन, सॉरी। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन को फिर मैंने लिखा था v2 माइनस v1, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन को मैंने लिखा था u1 माइनस u2। अब देखो ये e की वैल्यू ये होती है, और ये क्या आया है, u1 माइनस u2 डिवाइडेड बाई v2 माइनस v1। मैं इसको अगर उल्टा कर दूं तो इधर भी 1/1 बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, इन दोनों को ये नीचे 1 लिख सकते हैं, इसको इसके नीचे करें या इसको इसके नीचे करें तो इधर भी 1/1 बन जाएगा। तो v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2 आ गया। और ये क्या चीज है, ये तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस है, और इसकी वैल्यू क्या आई है, 1 आई है। तो हम क्या कह सकते हैं, दिस इज इक्वल टू ई। तो यहां से क्या प्रूफ हो गया कि वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन जो होता है दैट इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। उसका क्या कारण है, बिकॉज देयर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रूफ दैट वन डायमेंशनल कोलिजन, वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहले वन डायमेंशनल कोलिजन की आप इलास्टिक कोलिजन की आप कंडीशन अप्लाई करो। इलास्टिक कोलिजन में क्या क्या कंडीशन है, टोटल लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। थर्ड कंडीशन क्या है, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। फिर आप वन डायमेंशनल की बात करते हो तो वन डायमेंशन में ऐसा शो करो कि उनकी कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। डायरेक्शन चेंज नहीं हुई तो उसको आप दोनों इक्वेशन को बना लो, फिर वहां से आप सोल्व करते चले जाओ। वहां से अपने आप यहाँ पे ये दो रेशियो आ जाएंगे और वो 1 के बराबर आ जाएंगे। फिर हमें पता है कि ये रेशियो जो है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है, और हमें यही प्रूफ करना है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू 1 इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो इस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आफ्टर द कोलिजन जो वेलोसिटी v1 और v2 है उनकी वैल्यू कितनी आएगी, तो उनको हम निकालने की अब कोशिश करते हैं। अब मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, एक तो ये इक्वेशन इस्तेमाल करूंगा, इसलिए मैं इसको रख लेता हूं। और एक इक्वेशन में ये इस्तेमाल करने वाला हूं। अब नेक्स्ट हमारा ये है कि फाइनल वेलोसिटी v1 और v2 कितनी कितनी है वो निकालनी है हमें। फाइनल वेलोसिटी या वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन v1 और v2 की वैल्यू निकालनी है। तो ये दो इक्वेशन, इस इक्वेशन से हम इसमें से v2 की अगर वैल्यू निकालें तो v2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, u1 प्लस v1 माइनस u2, ये आ जाएगी। ठीक है, इस इक्वेशन में ये जो इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वाली है m2u2, हाँ, इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, इस v2 की जगह, इस v2 की जगह ये सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, m1u1 प्लस m2u2 एज इट इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, v2 की जगह ये रख दो u1 प्लस v1 माइनस u2। अब इस इक्वेशन को खोल दो, ये बनेगी m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1
v1 प्लस m2u1 प्लस m2v1 माइनस m2u2। ठीक है, इसमें ये m2u2 है, ये m2u2 है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो मैं ले आता हूं उसको। m1u1 प्लस m2u2, उसको इधर इधर ले आएंगे प्लस m2u2, फिर ये बचा m1v1 प्लस m2u1 प्लस m2v1। एक बार के लिए मैं इसको ऐसा ही लिख लेता हूं, m1v1 प्लस m2u2 प्लस m2v1। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों में से v1 कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर बचेगा m1 प्लस m2 और v1 मैंने ले लिया कॉमन। ये जो m2u2 है इसको मैं एक बार ऐसे ही लिख देता हूं m2u2। ये क्या लिख दिया मैंने, m2u1, ये हाँ सॉरी, फर्स्ट था m1v1 प्लस m2u1, तो ये m2u1 था और था लास्ट में था m2v1, वो ठीक लिख दिया, आपको दिखाई दे रहा है ऊपर, ओके फाइन। और ये m2u2 में जो है इधर ले आया, तो ये पूरी इक्वेशन ऐसे बन गई, m1u1 प्लस m2u2 प्लस m2u2, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं ट्वाइस ऑफ m2u2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको भी इधर ले आते हैं। इसको जब हम इधर लेके आएंगे, ये इक्वेशन में ये m2u1 है, मैंने करेक्ट नहीं किया, वहां ऊपर तो कर दिया, यहां नहीं किया था। ये जो m2u1 है ये यहां आया m2u1 और ये m2u1 एज इट इज मैंने यहां पे लिख दिया। अब इस m2u1 को भी इधर ले आओ, तो m1u1 प्लस 2m2u2 माइनस m2u1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v1। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में m1u1 है, m2u1, u1 को कॉमन ले लेते तो क्या बनेगा, m1 माइनस m2 और u1 ले लिया हमने कॉमन, प्लस ट्वाइस ऑफ m2u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v1। अब हम क्या करते हैं, ये m1 प्लस m2 को एक बार इससे डिवाइड कर देते हैं, एक बार इससे, तो v1 की वैल्यू आ जाएगी, तो m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 u1 प्लस ट्वाइस ऑफ m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू v1। तो ऐसे करके हम एक वेलोसिटी निकाल ली, बॉडी जो A थी उसकी जो फाइनल वेलोसिटी v1 थी वो हमने निकाल ली, किसकी टर्म्स में, दोनों बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी और दोनों बॉडी के मास की टर्म में हमने निकाल ली। अगर हमारे को दो बॉडी दी हुई है, उन दोनों का मास कोई बता दे कि m1 और m2 दो बॉडी का मास है और दोनों की इनिशियल वेलोसिटी u1 और u2 इतनी है, तो फाइनल वेलोसिटी निकालो v1 एंड v2। तो v1 के निकालने के लिए आपको ये फार्मूला आ गया। अब हम v2 निकालते हैं। v2 कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास ये है v2 इक्वल टू u1 प्लस v1 माइनस u2। तो इस इक्वेशन में v1 की वैल्यू आ गई, उसको पुट कर देंगे तो फिर हमारे पास v2 भी आ जाएगा। तो मैं इस सब को हटा देता हूं, सिर्फ यहां से मैं शुरू करूंगा और उस v1 की वैल्यू को इस्तेमाल करूंगा। v2 निकालना है अब, तो v2 इज इक्वल टू u1 माइनस u2, u1 माइनस u2 मैंने ऐसे लिख दिया, और ये जो v1 की वो वैल्यू आई हो सारी यहां पे मैं पुट करना चाहता हूं, प्लस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू में u1 प्लस 2m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू में u2। बस ऐसे कर दिया। अब हम क्या करते हैं, ये u1 है, इस u1 और ये u1 वाली जो कंप्लीट टर्म है दोनों को जोड़ देते हैं।
ये माइनस का U2 है और ये U2 है, ये U2 और ये U2, ये जो वाली टर्म है, इन दोनों को एक साथ कर देते हैं। तो फिर हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। V2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा U1, कॉमन आ गया, एक तो ये टर्म और एक ये टर्म, तो या तो बचेगा 1 और प्लस M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ये दो टर्म को अब इस्तेमाल करते हैं, प्लस U2, तो ये टर्म -1, 2M डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 -1, ये बन गया। दिखाई दे रहा है ऊपर? ओके, ऊपर दिखाई नहीं दिया, मैं इसी चीज को एक बार दोबारा लिख देता हूं। V2 इज इक्वल टू आया U1 1 प्लस M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। इसमें U1 और U1 ये दो टर्म अलग अलग हैं, दोनों में से U1 मैंने जब कॉमन ले लिया तो 1 प्लस M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। अब ये जो U2 वाली टर्म है, इन दोनों में से U2 जब कॉमन ले लेंगे तो ये टर्म -1, तो प्लस का U2 2M डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 माइनस का 1, क्योंकि ये माइनस U2 था इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे M1 प्लस M2 एलसीएम, तो ये बन जाएगा M1 प्लस M2 माइनस प्लस M1 माइनस M2 प्लस U2 एज इट इज, यहां पर भी M1 प्लस M2 एलसीएम, तो ये बन जाएगा 2M माइनस M1 प्लस M2, जो है बाहर माइनस होने की वजह से अंदर भी माइनस हो जाएगा, M1 माइनस M2। और ये ऊपर क्या था, ऊपर जो था 2M1 था या 2M2 था, इसकी वैल्यू जो है ऊपर 2M1 होना चाहिए शायद, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी U1, ये M2 से M2 कैंसल, तो 2M1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस U2। इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी ये M2 2M2 माइनस 2M2 माइनस M2 M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो ये जो 2M जो हम लिखते आ रहे हैं, इसके साथ M2 है, 2M2, ना कि ये अकेला है, सिर्फ M तो कोई चीज है ही नहीं, 2M2। तो इस तरीके से मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि ये 2M2 है या 2M1 है, क्योंकि इससे हमारा रिजल्ट अलग आ सकता है। M2U2, ठीक है, यही है, ओके फाइन, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग दोनों वैल्यूज, हमारे पास V2 की भी आ गई और V1 की भी आ गई, तो ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। तो दिस इज द वे ऑफ फाइंडिंग द फाइनल वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो अब इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं जो हम कल बात करेंगे, उसके बाद फिर हम इलास्टिक कोलिजन 2 डायमेंशन में सीखेंगे, फिर बाकी जो 2 केस है वो भी स्टडी करेंगे 1 by 1। तो वी आर गोइंग टू स्टॉप इट हियर, थैंक यू।